फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी 1945 में बनी और इसका मकसद माहीगीरों के मसाइल और उनकी फलाह के लिए काम करना था। पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरह इस इदारे पर भी करप्शन के लातादाद इल्जामात रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों की एक्सपोर्ट देने वाली इंडस्ट्री का माहीगीर आज भी बदहाल क्यों है। सबसे बुनियादी सवाल के इस इदारे के स्टेक होल्डर्स क्या इस बोर्ड का हिस्सा होते हैं और यहाँ चेयरमैन से लेकर बाकी ओहदेदारान के इंतखाब का अमल कितना शफाफ है। जिस इदारे का मकसद तालीम, सेहत और माहीगीरों के रिहायशी मसाइल को हल करना था, क्या वो ये कर भी रहा है या नहीं? सवाल अनगिनत, जवाब लेंगे आज चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। पैकेज आपने मुलाहिजा किया, सवालात जाहिर है आपके जहनों में भी आ गए होंगे। ये वो इदारा है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके हवाले से पैकेज में भी आपने मुलाहिजा किया कि बारहा हमने माजी में देखा कि करप्शन के इल्जामात रहे या करप्शन के इल्जामात की जद में रहा। इसकी यकीनन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि जो हालात हैं वो बहुत शफाफियत के साथ हैं। माजी में भी मेरी कोशिश रही है कि मैं ऐसे इदारों के हवाले से सवालात उठा भी सकूं और ये जान सकें कि जो मुबैना तौर पर इल्जामात लगाए जाते हैं इसमें सदाकत कितनी है। अब अगर अभी हम हाल फिलहाल की बात कर लें तो निसार बुराई साहब का केस जो है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन इस वक्त फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि हमने पैकेज में आपके लिए बनाया कि इसका बराह रास्त ताल्लुक माहीगीरों से है और माहीगीर जो है वो इस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर वो होंगे तो ही ये सोसाइटी चलेगी, लेकिन क्या उन लोगों की फलाह के लिए काम हो रहा है या नहीं? आज हमने बड़ी जाहिर है हमारे लिए खुशनसीबी की भी बात है और हमने बड़ा कोऑर्डिनेट किया इस मामले पर चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर साहब को कि वो आज जरा तशरीफ लेकर आए और हमारे सवालात के जवाब दें। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बर साहब। बर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए और आज जाहिर है आपसे कुछ सवालात रहेंगे जो कि माजी के हवाले से भी होंगे और आपके हाल फिलहाल के भी होंगे। बट साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये तो जुबान ज़दे आम बात है कि ये माहीगीरों की फलाह के लिए बनाया जाने वाला इदारा था। 1945 का मकसद ये है कि पाकिस्तान के क़याम से पहले से मौजूद था। तो अब उस वक्त से चले मैं ना भी अगर अहाता करूं, पिछले 10, 12, 20 सालों का अहाता करते हैं हम, क्यों इतने इल्जामात रहते हैं इस इदारे के ऊपर और क्या वजह है इसकी? आपने कभी कोई ढूंढने की कोशिश की? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस पे जो आपने ये जो बात इसकी उठाई है कि ये इदारा 8-10 सालों से वाकई ये काफ़ी इन चीज़ों का शिकार रहा है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स का, मुख्तलिफ इसके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे और उसकी अब खोज में जब मैं लगा तो मैंने उसकी खोज में निकाला तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला, वो ये मिला कि इस इदारे का ये एक, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी एक फनी सी मिसाल है कि एक बंदर था, वो दही खाता था और दही खा के गधे के मुंह के ऊपर मल जाता था। तो वो गधे का जो मालिक होता था वो रोज आके गधे को मारता था कि इसने दही खाया। तो बात ये है कि एक्चुअल करता कोई है और भरता कोई है और भरता कोई है। एक्चुअल जो इसका फैक्ट है वो ये है कि कोस्ट बेल्ट पे एक हमारा कराची हार्बर है, ठीक है, कराची फिश हार्बर एक है, जबकि इसी तरह की तकरीबन कोई 52 जेटीज हैं। एग्जैक्टली, मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है, 52 अलग से, मतलब 50 तकरीबन, 50 मोर देन 50 मतलब इस तरह की जेटीज हैं, इस तरह के हार्बर बने हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है जी, वो किसी खाते में नहीं है। अच्छा, वहां पर यहाँ पर जितना काम होता है, अब सपोज कि यहाँ पर इल्जामात लगते हैं कि जी करोड़ों रुपए की करप्शन है जी, तो मैंने जब इस इदारे का चार्ज लिया तो मैंने देखा कि डे बाय डे हमारी जो कैचिंग है वो डिक्रीज होती जा रही है। यानी माहीगीर जो मछलियां पकड़ने का अमल है वो नीचे की तरफ, नीचे जो हमारी जो डेली जो हमारी लैंडिंग रिपोर्ट बनती है वो डिक्रीज हो रही है, वो मिनिमाइज हो रही है। तो उस पर फिर मैंने थोड़ा सा इसका फाइंडिंग्स चेक की कि ये क्या वजह है। तो पता चला कि यहाँ पर जब से आपने गेट पासेस कंप्यूटराइज किए, आपने जब से यहाँ पर कैमरे लगाए,
तो यहाँ से लोग जो है, जो फैक्ट्री ओनर्स है या जिनकी प्राइवेट जेटीज है, जिनका माल इधर आता था और बगैर गेट पासेस के उनका माल उनकी फैक्ट्रीज में चला जाता था, अब वो चूंकि यहाँ पर आपने कंप्यूटराइज कर दिया, चेक एंड बैलेंस होना शुरू हो गया है। जब ये कंप्यूटराइज हमने करना शुरू किया, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि फिजिकली हम आप यहाँ पर बैठी हैं तो आप अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट के जो सिस्टम है उसको भी फिजिकली आप नहीं देख सकते, आपने सिस्टम बनाया जरूरत पड़ती, बिल्कुल ठीक तो है। मैंने उसको जब ये सिस्टम से मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू की चीजें, तो ये डिक्रीज होना शुरू हुआ। अच्छा, तो उसके बाद जब मैंने ये चेक किया कि ये कहां जा रही हैं लांचें, तो यहां से निकलती हैं, तो ये लांचे का माल कहां जा रहा है, तो पता चला कि जी वो कोस्ट बेल्ट की जो जेटीज हैं उसकी बकायदा फुटेजेस भी हैं, उसकी बकायदा वीडियोस भी हैं, हमारे लोग वहां गए, उन्होंने पूरा हमें बना के दिया। तो फिर मैंने उसके लिए मैंने पहले, ये आज से 3 साल पहले की बात आपको कर रहा हूं, 3 साल से इन जेटीज के खिलाफ जो है वो मैं बकायदा खतूत लिख रहा हूं। एक मिनट, मैं आपसे वर्षा भी पूछ रही हूँ, तो ये तो गैर कानूनी है ना, तो फिर ये वहां पे कैसे कर रही हैं? ये भी तो एक सवाल है, क्या किसका असर रसूख है, कौन है वहां पर, कोई ठेकेदार हैं, वडेरे हैं, कौन है? इसमें 2 चीजें हैं। श्योर प्लीज। एक तो ये कि कानूनी जो चीज है वो तो बेचारे इल्ज़ामात भी बर्दाश्त करते हैं और मुश्किलात भी फेस करते हैं, उनको पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, उनको दूसरी तरीके से भी उनको घसीटा जाता है कि जी आपके पास ये हार्बर है, यहाँ पर तो इतनी इनकम है, और यहाँ पर जो गैर कानूनी है वो तो किसी लिस्ट में नहीं है। अच्छा, उनका कोई अब उनका काम मैं आपको सिर्फ इतनी बात इन शॉर्ट में आपको इतना बता दूं कि इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये केस मैंने अब मजबूरन 3 साल के बाद मैंने जाके हाई कोर्ट में किया। ओके, ये मजबूरन मैंने, मुझे ये जो गैर कानूनी जेटीज हैं इनके खिलाफ कि ये सारी बंद होनी चाहिए, हमारा समंदर साफ होना चाहिए। ये समंदर में जितना फैक्ट्रीज का जो एंटीसेप्टिक टैंक्स होते हैं, किसी फैक्ट्री में कोई ऐसा वो नहीं है, सारा जो सीवरेज है वो सारा समंदर में जाता है। देखिए ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारा समंदर जो है हमारे अरबों रुपए की एक्सपोर्ट है आपकी, हमारे आने वाली नस्लों का एक मतलब ये सरमाया है। दुनिया के पास समंदर जो होता है वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग ऑफ सोर्स है, बिल्कुल बहुत बड़ी सोर्स। हमने तो अपने समंदर को कचरा कुंडी बना रखा है, तो ये जुल्म की इंतहा है। तो मैंने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है तो मैंने क्या गुनाह किया है? लेकिन आपके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और वो इलेक्टेबल्स अपने आप को कहते हैं कि वो इलेक्टेबल डायरेक्टर्स हैं, ये क्यों हो रहा है? जी मैं उस पे भी आता हूं, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने की। अब आपने जो देखिए ये इसमें अब 2-3 चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, अगर आप इसको कहती हैं तो मैं इसको फिर वो करता हूं। लेकिन जेटीज का जो मैं पहले बात खत्म कर लूं कि उन जेटीज पे अब मैं जो बात करने वाला था वो ये था, वो बड़ी शॉकिंग थी। वो ये बात है कि हमारे यहाँ कराची हार्बर पे समझ लें जितना भी टोटल कैच है ना उसका 5% काम होता है। टोटल का 5%? 5% है। बाकी कहाँ होता है? बाकी 95% 52 जेटीज पे इलीगल काम चलता है। How is it possible, बरसा? ये मैं आपको बता You are the custodian of that place. जी मैं आपको बता, वो मेरे अंडर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस पे कोई हमारा इख्तियार ही नहीं है, वो एक प्राइवेट पर्सन अगर कोई है, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है ऐसी कि हम जाके बाय फोर्स वहां पर जाके वो करें। अच्छा, उसमें जितने इदारे जो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़ाहिर वजीर पोर्ट एंड शिपिंग है अली जैदी साहब, ठीक है? क्या आपने ये, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है, ये मजाक नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 5% आपके कंट्रोल में है और बाकी 95% भी कर सकता हूँ, बाकी 95% अगर ड्रेन हो रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने, अली जैदी साहब ने इसमें अपना कोई इंटरेस्ट लिया, आपसे कोई बात की इस मामले पर? देखिए अली जैदी साहब तो अभी आए हैं, उनको 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ है जो मतलब गवर्नमेंट बनी पीटीआई की। इनसे पहले जो मिनिस्टर थे पोर्ट एंड शिपिंग के हासिल बजिंजो साहब, मैंने उनको भी खतूत लिखे। अब आप अंदाजा कर ले, मैंने उनको भी लिखे, फिर जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनको भी लिखे, और फिर जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी लेटर्स लिखे कि सर यहां से सिर्फ कैच का मसला नहीं है। देखिए अब ये जब मैंने कंट्रोल करना शुरू किया, कुछ चीजें जब ये ज्यादा मैंने इस पे वो किया तो हमारा वो इंक्रीज, अब हमारी अगर एक्सपोर्ट रिपोर्ट देखती हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं हम लोग। जी वो तो मुझे अपने मुल्क का कितना बड़ा लॉस। जी बिल्कुल। देखिए मेरे आने से पहले, आज से आप उठाए 1945 से लेकर 2017 तक का रिकॉर्ड, तो कभी भी एक्सपोर्ट जो है वो $300 मिलियन से ऊपर नहीं गई। ठीक है। और मेरा जो टर्नओवर है 2018 से 2017 के बाद 2018 हमारी रिपोर्ट $451 मिलियन की है, बावजूद इसके कि आप सिर्फ 5% पे काम कर रहे हैं। 5% पे काम कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट में वाजे फर्क नजर आ रहा है। और ये एक्सपोर्ट रिपोर्ट हमारी प्रोविंशियल नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट होता है, मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, उनकी रिपोर्ट है कि जी एक्सपोर्ट इस साल ये रिकॉर्ड। एक मिनट बट साहब, मुझे बड़ी ना कंफ्यूज होती हूँ मैं कुछ चीजों पे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि देखिए आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है जी, आप बकौल आपके पिछले 3 साल का अहाता करते ना, 2.5 साल 3 साल का करते हैं,
इसमें अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है, फिर आप कह रहे हैं कि कैचिंग का 5% सिर्फ आपके कंट्रोल में, 95% आपका ड्रेन हो जाता है ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? ऐसे कि जो 5% में लीकेजेस थी वो मैंने बंद कर दी। जो 5% में भी लीकेजेस थी? ऑब्वियसली मैम, मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकली सारा चलता रहा। मैंने यहाँ पर गेट पासेस जब कंप्यूटराइज किए तब जाके ये चीजें सारी कंट्रोल होना शुरू। ओके भाई साहब, जरा बड़ा तीखा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप डाइजेस्ट कीजिएगा और हमें जवाब दीजिएगा। माजी में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ये इल्जामात सुने, देखे, पढ़े कि स्मगलिंग होती है लॉन्चेस के जरिए, ठीक है? उसमें जेटीज वगैरह का भी था और लॉन्चेस का भी था। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि क्या इतने इजीली वहां से स्मगलिंग होती है, और क्या आज क्या सूरत हाल है स्मगलिंग की? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं होगी ना बर साहब की स्मगलिंग होती है, इस पे तो आप मेरा ख्याल है इंडोर्स करेंगे इस बात को। स्मगलिंग, देखिए मैं आपको इस पे थोड़ी सी एक बात वाजे कर दूं। एक्चुअली बात ये है कि जो स्मगलर्स हैं वो स्मगलिंग बाय रोड भी करते हैं, हाँ ठीक है, बाय सी भी करते हैं। हाँ वो तो चोर है ना, ठीक है। तो चोर तो हमेशा चोरी तरीके से करेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि यहां से जो लांचें निकलती हैं, हाँ, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि जब यहां से लांचें निकलती हैं तो एक तो हमारी चेकिंग होती है, हमारी एक अपनी उनकी क्रू लिस्ट चेक होती है, उनकी लांच की बाकायदा चेकिंग होती है। उसके बाद फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एक हमारी नेवी की एक वो है चेक पोस्ट है, उनकी चेक पोस्ट पे फिर चेक होती है लांच। फिर उसके आगे फिर कोस्ट गार्ड की एक चेक पोस्ट आती है, वहां पर ये 3 जगहों से लांच क्लियरेंस लेते हुए जाती है। तो हम कोई देखें, ये इल्जामात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगते हैं तो मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, इससे मैं डिसएग्री करता हूं। अच्छा ओके, देखिए आप किसी को साथ मिलाए बगैर, जिसने स्मगलिंग करनी है वो पूरी एक चेन बनाता है, अपना पूरा रास्ता बनाता है, रास्ता बना के फिर। लेकिन बर साहब इसमें ये सवाल आ जाता है ना, देखिए गैंग वॉर्स का एक होल्ड रहा, फिर वहां पर जो माहीगीर हमारे भाई हैं जिनका जरिया माशी यही है, जाहिर है जब उनको कहीं और से कुछ नहीं मिला तो फिर उन्होंने मुझे नहीं पता इस बात की, आप तस्दीक करेंगे, लेकिन मैं अपने जराये से कह रही हूँ कि जाहिर है वो फिर कहीं ना कहीं मिसलीड होते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। इस चीज को कहीं आपने चेक किया है मामले को कि कहीं उनका असर रसूख इस्तेमाल हुआ हो और वो उसमें इन्वॉल्व हुए? अगर कोई इस तरह की स्मगलिंग, कोई ड्रग्स वगैरह की या कुछ होती हो तो वो भी उन जेटीज के ऊपर होती होगी जहां पर कोई निजाम मौजूद नहीं है। देखिए यहाँ पर तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर बर साहब ये जो आप बार-बार जेटीज की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा इशू ये है। आप फिर चेयरमैन है सर, आप कैसे नहीं रोक सकते? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है। मेरे अंडर में नहीं है वो। देखिए मैंने कोस्ट बेल्ट तो किसके अंडर में है? देखिए ये तो किसके अंडर में है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, आप पहले बात तो थोड़ा सा समझ, थोड़ा काम हो क्या, आप थोड़ा सा मेरी बात मेरे लिए बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं तो जो सवाल पूछना चाह रही थी वो तो कहीं पीछे रह गया। हाँ चले मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो जेटीज बनती हैं, अब मिसाल के तौर पे आप एक प्राइवेट पर्सन बीइंग अ सिटीजन, आप जाती हैं किसी भी बीच एरिया पे, आप कोई अपना प्लॉट लेते हैं और प्लॉट लेके अगर आप उसको बीच पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो 10 एजेंसीज आ जाती हैं। जाहिर है आना भी चाहिए, आपको रोकेंगे, आपको एक ब्लॉक नहीं रखने देंगे। इवन कि आपने अपना पर्सनल फैमिली का हट बनाना है तो उसके लिए भी आपको एनओसी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जेटीज जो हैं, इतने बड़े बड़े हार्बर्स जो हैं, ये किसी को नजर नहीं आ रहे। मजीद क्या क्या नजर आ सकता है? मैं तो देखिए दिखा सकता हूं ना, हाँ। रोकने की मेरे पास कोई फोर्स नहीं है कि मैं उनको रोकूं। मैं तो दिखा सकता हूं आपको ये हो रहा है गलत, और मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर कि ये गलत हो रहा है, तो मेरी अगर किसी ने मदद करनी है तो उस पर मेरी हेल्प करें। ओके अच्छा एक ब्रेक लेते हैं बर साहब, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जाहिर है एक और मामला है, जैसे बार बार तस्करा कर रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है, ये मेरी किसी पहले चेयरमैन से मुलाकात नहीं है, लेकिन जिस शद्दोमत के साथ ये गैर कानूनी जेटीज का बात का तस्करा कर रहे हैं, मैंने इससे पहले नहीं सुना है। दूसरी अहम तरीन बात कि जो अभी इन्होंने जमीनों की बात की, अलॉटमेंट्स की बात की, फिर माहीगीरों के मसाइल के ऊपर, जरा मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन खुद चेयरमैन का तकर्रुर, चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और फिर बाकी बोर्ड्स का तकर्रुर किस तरीके से होता है? आए इलेक्शंस होते हैं, कौन लोग इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, और फिर उसके तरीकेकार क्या होते हैं, जरा मैं इस पर बात करना चाह रही हूं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। आ गया बराबर वाला उमर हॉस्पिटल से। देखो मैं कह रहा हूँ महीने भर तक उसके घर से दूर रहेंगे, गेट के पास भी नहीं जाएंगे और सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। ये तीसरा कप किसके लिए? उमर के लिए। क्या? उसे अकेले रहने के लिए कहा है, अकेला छोड़ने के लिए नहीं।
खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाई भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाई, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे। बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। फैजू, अब्बू से कह दो चाय बन रही है। फैजू, अम्मी से कहो इसकी कोई जरूरत नहीं, अब्बू की मीटिंग है, ऑफिस में पी लेंगे। अच्छा सर, जी जी कोई बात नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो चाय चल जाएगी। लगता है अब्बू चाय का रंग देख के ये भूल गए कि उनके हाथ पे फोन किसका है। एक कप आपके लिए भी बनाई। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, जो दे ऐसा सुनहरा रंग कि देखते ही दिल में उतर जाए। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाई भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाई, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वॉल्स की नई सोलेरो मैंगो, जिसकी हर बाइट में है रियल मैंगोस का मजा। न्यू वॉल सोलेरो मेड विद रियल फ्रूट्स। आ गया बराबर वाला उमर हॉस्पिटल से। देखो मैं कह रहा हूँ महीने भर तक उसके घर से दूर रहेंगे, गेट के पास भी नहीं जाएंगे और सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। ये तीसरा कप किसके लिए? उमर के लिए। क्या? उसे अकेले रहने के लिए कहा है, अकेला छोड़ने के लिए नहीं। रहकर भी अपनापन दिखा सकते हैं। सुप्रीम जायका अपनेपन का। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे। बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। जब चाहिए हो बेस्ट टेस्ट तो सिर्फ टैंग, रिफ्रेशिंग टेस्ट और विटामिन सी की ताकत के साथ। टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहिगीरों की फलाह और बहबूद का ये इदारा किन गुमगु मसाइल का शिकार है, और अगर है तो क्यों है। खुद चेयरमैन यहाँ पर तशरीफ फरमाए और कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर जो जेटीज काम कर रही हैं उसके होते हुए आप किसी बेहतरी की उम्मीद ना रखें। लेकिन जरा मुझे ये बताएं बर साहब कि आपके इलेक्टेबल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल जो आपके बोर्ड के लोग हैं, वो आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अगर आज वो एहतजाज करने निकले, इसमें दो आदमी हैं, दो लोग हैं जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स थे। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली अब एक और इंकशाफ है नया, फिर आप कहेंगे कि जी ये तो बातों पे बातें खुलती जा रही हैं और नई बातें, वक्त कम पड़ जाता है आप लोगों तो से ये एक और नई चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली ये जब हमारा जब ये टाइम पूरा होता है, इलेक्टेड डायरेक्टर्स के 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है।
हमारा जो है बेसिकली 15 रुकनी बोर्ड होता है। ठीक है, ये मुझे इस बोर्ड में 8 डायरेक्टर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं और 7 इलेक्टेड होते हैं। जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो फिशरमैन कम्युनिटी से होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे वो उनके मेंबर होते हैं, बोनाफाइड मेंबर होते हैं, और फिर एक जो है वो नॉन बोनाफाइड डायरेक्टर होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, अब मैं आपको ये भी मजे की बात बता दूं, ये फिशरमैन नहीं है और कई सालों से यही रिपीट होते आ रहे हैं। अच्छा, मैंने इस चीज पे गौर किया, मैंने कहा कि फिशरमैन, जब मैंने चाह लिया तो फिशरमैन की कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि मैं तो अपने दौर में जितनी मैंने वेलफेयर की, मैं तो इस चीज का देखें, जो मैं तो अपने किए का जिम्मेदार हूं और मैं अपने किए का जवाब दूं कि मैंने अपने दौर में मतलब जितनी वेलफेयर की है पिछले 30-35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने वेलफेयर करके। लेकिन फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से फिर भी लोग कहेंगे जी हमने ये एप्लीकेशन दी थी, हमें मिली नहीं। तो जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि जी ये लोग वेलफेयर इलेक्टेड डायरेक्टर्स के थ्रू होती है, क्योंकि ये नुमाइंदे होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। ये नुमाइंदे होते हैं कि जी आप बताएंगे, फिर एप्लीकेशन लाएंगे, बिल्कुल सही है, आई गॉट योर पॉइंट। यहां पर इन्होंने जो है वो एक हमारा डायरेक्टर जो अभी पिछले दिनों भी किसी प्रोटेस्ट में वो था, उसने कोई तकरीबन 98 लाख रुपए की वेलफेयर ली हुई है, 1 करोड़ रुपए की पिछले 3 सालों में, और उसने उसकी अभी तक एडजस्टमेंट जमा नहीं करवाई। तो पता ये चला कि ये जो मेंबरशिप थी, ये जो मेंबरशिप होती है, ये आपकी मेंबरशिप भी है। जी, ये होते हैं मेंबर्स के ऊपर। जी जी जी। ये इनके जो मेंबर्स हैं, हमारे 11,000 मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं, 11,000 मेंबर रजिस्टर्ड हैं, जबकि जो फिशरमैन है वो मोर देन 2 मिलियन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब मेंबरशिप पिछले 30-35 सालों से बंद। क्यों जी? अब ये एक नया सवाल है, अब ये एक नया सवाल है, टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दें मुझे। देखिए जी, मेंबरशिप इस वजह से बंद है कि यही लोग रिपीट होते रहे बार बार जो हो रहे हैं। अच्छा, अब मैंने जब मेंबरशिप देखी तो मैं आपको बताऊं सना कि एक एक नाम पे 10-10 मेंबर्स। कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? और वो रिकॉर्ड सारा हमने कोर्ट में जाके जमा करा दिया। कोर्ट ने फिर कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि आप सारी सोसाइटी का फॉरेंसिक करें। मैंने कहा मैं उसी जजमेंट के मुताबिक फॉरेंसिक कर रहा हूं। सोसाइटी का फॉरेंसिक किया तो ये 10-10 मेंबर एक एक नाम पे निकल रहे हैं, तो मैंने उस पर इलेक्शन रोक दिए। मैंने कहा जी इलेक्शन तो ये पॉसिबल नहीं है और इस मेंबरशिप के ऊपर तो मैं इलेक्शन करा नहीं सकता। पता चला कि जी जो मेंबर्स हैं उसमें से 70% तो फौत हो चुके हैं। अब जो इलेक्शन होता है वो 2-2.5 हजार मेंबर्स के ऊपर होता है टोटली आउट ऑफ 11,000। तो ये इलेक्शन 2-2.5 हजार मेंबर्स, और वो 2-2.5 हजार जो है वो 2.5 हजार मेंबर्स जो है वो 10-10 मेंबरशिप्स कार्ड एक एक बंदे के पास है। ये तो आपने बड़ी गुडमुट सी सूरत हाल है। आप क्या माहीगीरों के लिए क्या करेंगे? आपके तो अपने पहले बोर्ड के तो मसले तो हल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ये पॉइंट सबसे अहम था, तो अब हमने यहां से पकड़ लिया, क्योंकि ये बेसिक चीज थी। अब हमने मेंबरशिप को कंप्यूटराइज करना शुरू किया। जो पुराने मेंबर्स हैं उनको भी हमने कहा कि जी आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। हमारे पास नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक कि आपके फोर फादर्स जो थे वो इस सनद से वाबस्ता थे या नहीं थे, आप कैसे बोनाफाइड हैं या नॉन बोनाफाइड हैं। तो ये सारी जांच पड़ताल, इस पे हमें 2-3 मंथ्स लगेंगे, बट इस पे ये इंशाल्लाह फिर रियल फिशरमैन जो होगा, रियल देखें आपने एक मिनट बट साहब, 1945 से लेके सन 2020 तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो इलेक्ट हो के आ रहे हैं, जिनकी 35 साल से मेंबरशिप बंद है, वही आपस में हेरा घेरी, मतलब म्यूजिकल चेयर चल रहा था। और इसी वजह से फिशरमैन के हालात नहीं बदल रहे। देखिए फिशरमैन का जब रियल नुमाइंदा बदलेंगे बड़ साहब, जब रियल नुमाइंदा, देखिए जब तक उनका कोई रियल फिशरमैन का नुमाइंदा हमारे बोर्ड में उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगा तो वो कैसे उनके हालात बदलेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये हुकूमत वक्त को जाहिर है एक भारी रकम देती है टैक्स की मद के अंदर। इस वक्त जो ये गैर कानूनी जेटीज का जो आप तस्करा कर रहे थे, इससे कितना खसारा हो रहा है हुकूमत को? देखिए मैंने आपको एक पहले कह दिया कि जी इस पे अगर आप उसमें देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि 95% हम लोग लॉस कर रहे हैं और 5% हम लोग जो है वो इस कराची हार्बर के पीछे सारे हाथ पांव धो के पड़े हुए हैं कि ये कराची हार्बर को जो है वो किसी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बंद होगा तो फिर तो काम तो चल रहा है। देखिए अब जून जुलाई है, हाँ अभी बंद है, हाई टाइड्स है, तो आपका माहीगीर नहीं जा सकता समंदर में। आपको मैं आज भी उन जेटीज के ऊपर लैंडिंग होते हुए दिखा सकता हूं। आप कल टीम भेजे कर क्या रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं बता रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, मैं बता सकता हूं। एक मिनट, आप चेयरमैन है ना, आपको लगाया गया है ना, कैसे लगाया गया? देखिए मैं आपको बताता हूं। अब मैं थोड़ा सा सोसाइटी का मैं बता देता हूं। चेयरमैन का काम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा मैंडेट क्या है, मेरा डोमेन क्या है। मैं पहले आप ये थोड़ा सा समझ लें। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई अथॉरिटी नहीं है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली इन मेंबर्स की एक सोसाइटी है, वेलफेयर का इदारा है, इन मेंबर्स की वेलफेयर करनी है उन्होंने, जो हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। अब रजिस्टर्ड मेंबर्स तो सिर्फ 11,000 हैं। तो अगर मैं बायलॉज की बात करूं तो बायलॉज के मुताबिक तो मैं 11,000 मेंबर से उनके अलावा तो मैं किसी को वेलफेयर भी नहीं दे सकता।
तो मैं तो इंसानियत के नाते जब मेंबरशिप 30 सालों से बंद है, मुझे पता चला कि जी इनके बाप दादा मेंबर थे, उन बच्चों को मेंबरशिप नहीं मिली, लेकिन है वो फिशरमैन, तो मजबूरन हमें देनी पड़ती है। मुझे एक बात बताएं बरसा, मेरे पास टाइम कम रह गया है, ये जो प्लॉट्स की खुर्द बुर्द कही जाती है कि फिशरमैन जैसे आप कह रहे हैं, अब जो आपने बात बता दी उसके बाद तो ये शायद सवाल रेलेवेंट नहीं बनता, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, जो प्लॉट्स हैं वो गैर कानूनी तौर पर दीगर लोगों को दे दिए जाते हैं, वो फिशरमैन्स नहीं होते, असर रसूख का इस्तेमाल होता है। कोई मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ कि कोई बर साहब का जानने वाला, उन्होंने ग्रांट कर दी, जी जाओ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर बना लो जाके और नाम बर साहब का लगा दो, ऐसा होता है? नहीं है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। आप देते? नहीं, हमारे प्लॉट्स है ही नहीं, हमारी हाउसिंग सोसाइटी है ही नहीं, ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ। जो अपनी एशिया की एक अपनी नौयत की वाहिद सोसाइटी। इसके तहत कोई आप लोग असर रसूख की वजह से इस बुनियाद पर? नहीं, बिल्कुल इसमें हमारे अंडर कोई ऐसी लैंड होती नहीं है कि जो हम किसी को अलॉट करें। व्हाट वुड यू लाइक टू से इन द लास्ट, बिकॉज हम लास्ट सेगमेंट की तरफ आ गए हैं, आप हाई कोर्ट जा चुके हैं, आप ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी जेटीज 95% है, आपके पास 5% है। बर साहब क्या कीजिएगा, आपने मजीद क्या कौन से काम करे? देखिए, मैंने इसको अब जब मैंने इस इदारे का चार्ज लिया था तो मुझे पीपल्स पार्टी की, मैं खुद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से मुझे ये डायरेक्शन थी और क्लियर डायरेक्शन थी और है भी कि आपने ये जितने स्कैंडल्स हैं माजी के, आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है कि आपने इस इदारे को बेहतर करना है। तो मैंने ये चैलेंज को जब मैंने कबूल किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इस चैलेंज को पाया तकमील तक भी पहुंचाऊंगा, ये सारी चीजें बंद भी करूंगा और 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये मैं आपको जो मैंने वर्ड दिया है कि $1000 मिलियन की, $1 अरब की एक्सपोर्ट अगर हम दे के आपको रिकॉर्ड करके आपको दे दें, और इसमें मैं मुआहदे भी कर चुका हूं। अच्छा, ओके जी, मैं मुआहदे भी कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने अपने पर्सनल रिसोर्सेज पे, मतलब मैंने किसी से मैंने कोई फेवर नहीं ली, पार्टी की कोई मदद नहीं ली, लेकिन पार्टी की ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म, मेरा पार्टी, इस पार्टी की वजह से मेरी इज्जत है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है, हमारे चेयरमैन का बिलावल भुट्टो साहब का विजन है। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब को इस चीज की इंफॉर्मेशन ये सारी क्लियरली पहुंच जाए उन तक, आपके जरिए से पहुंच जाती है, मेरे जरिए से पहुंच जाती है, तो मैं समझता हूं कि वो भी मुझे सपोर्ट इस मामले में क्लियरली करेंगे और उनका भी यही स्टांस होगा जो मेरा है। बर साहब, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अब्दुल बर साहब हमारे साथ थे। बर साहब ने जो बातें की हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। अब या तो अली जैदी साहब इसका जवाब दें आकर, या बाकी लोग मुझे जवाब दे दें कि एक आदमी जो कि खुद चेयरमैन की पोस्ट पर मौजूद है और कोई एक्स वैक्स नहीं है, सिटिंग चेयरमैन कह रहे हैं कि गैर कानूनी जेटीज की वजह से बर्बादी है, तो इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता? 5% पे काम हो रहा है, बाकी 95% ड्रेन हो रहा है, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है, और क्यों नहीं है? आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और जिस तरह इलेक्टेबल्स हैं, इनका जो तरीकेकार है, प्लीज ये लोगों को आसान करके बताएं। आपके लिए ये इदारा जो था, ये लोगों की बहाली, माहीगीरों की बहाली के लिए था, वो तो मेरा ख्याल है कहीं बहुत ही पीछे रह गया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं। अगर